नमस्कार। आज हम लोग जो दर्पण के छोटे छोटे सूत्र हैं उसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा था कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ये आपका दर्पण सूत्र है। और जब इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम लोग उसको लॉन्ग में बनाते हैं, इस पे मान पुट करते हैं और हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम छोटे रूपों में कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखें। यदि हमें प्रति बिंब की दूरी ज्ञात करनी है, यानी हमें v का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? 1/v को रख लेंगे इधर, 1/u को इस तरफ से इस तरफ ले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा आपका? 1/f माइनस 1/u। 1/v इक्वल टू, इसका एलसीएम आ गया fu। f से डिवीजन करेंगे तो u बचा, माइनस u से डिवीजन करेंगे तो f बचेगा। इसको क्या करेंगे? उलट देंगे इस तरफ, तो ये भी क्या आ जाएगा? ये भी इस तरफ आ जाएगा। तब क्या घटना घटेगी? v इक्वल टू एफ यू बटे यू माइनस एफ। ये आपका प्रतिबिंब का सूत्र है। बस आपको एफ का v का वैल्यू पूछेगा, आप इस सूत्र को लगाइए और इस सूत्र को लगाने के बाद आपको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात हो जाएगी। यहीं पर यदि आपको v का मान निगेटिव में आ जाता है तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब ऊपर से कर देते हैं, यदि v का वैल्यू निगेटिव आ जाता है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। वास्तविक हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा। v का वैल्यू यदि प्लस में आ जाता है तो प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक या आभासी होगा और सीधा होगा। तो यानी इस सूत्र से आपको v का वैल्यू दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है। v का वैल्यू माइनस में भी प्राप्त हो सकता है और v का वैल्यू प्लस में भी प्राप्त हो सकता है। चलिए अब निकालते हैं हम लोग वस्तु की दूरी। यानी u का मान ज्ञात करेंगे। बस उसी दर्पण सूत्र से चलते हैं। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हमको u का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यानी v को हमें इस तरफ ले आना होगा। अगर हम v को उस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास क्या बचा? 1/u
u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। फिर एलसीएम ले लेंगे, 1/u इक्वल टू एफ भी, एफ से भाग दिए भी बच गया, भी से भाग देंगे एफ बच जाएगा। फिर वही क्रिया करेंगे, सेम इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो u चला गया आपका ऊपर, u इक्वल टू ये चला जाएगा ऊपर, u इक्वल टू एफ भी बाय भी माइनस एफ। जब इस सूत्र को आप पुट करोगे तो u का मान हमेशा निगेटिव ही प्राप्त होगा, हमेशा ऋणात्मक ही प्राप्त होगा, कभी धनात्मक में प्राप्त नहीं होगा। u का मान सदैव निगेटिव ही होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। तो इसमें आप पाइएगा कि जो u का वैल्यू है यह सदैव निगेटिव होगा। एकदम ध्यान रखना, यदि आपका न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर रहे हैं और यदि u का मान पॉजिटिव प्लस में आ जाता है तो आपका न्यूमेरिकल्स गलत है। u का मान हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव निगेटिव में आएगा। और u का वैल्यू निकालना है तो छोटा सा सूत्र u बराबर एफ बी बाय बी माइनस एफ रख देंगे। चलिए अगले में आते हैं। यदि आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है, यानी आपको f का मान निकालना है, तो सेम सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ गया भी u, v से डिवीजन कीजिए u आया, प्लस u से डिवीजन कीजिए v आया। सेम थिंग उसी चीज को दोहरा देंगे, f को ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये भी कहां चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। अगर ये ऊपर चला गया तो क्या आपको प्राप्त होता है, f बराबर भी u बटे u प्लस v। तो यहां पर आपको f का वैल्यू निगेटिव में भी मिल सकता है। अगर निगेटिव में मिल गया तो ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। और f का वैल्यू आपको पॉजिटिव में भी प्राप्त हो सकता है। यदि पॉजिटिव में मिल गया तो कैसा दर्पण है ये उत्तल दर्पण है। इस तरह से हम लोग तीनों सूत्र को छोटे रूप में निकालकर आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में पुट कर सकते हैं और आपका वैल्यू प्राप्त हो सकता है। अब आते हैं हम लोग आवर्धन पे। कि m बराबर माइनस भी बाई यू होता है और ये H2 बाय H1 होता है, या इसको कह सकते हो I बाय O, यानी इमेज हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, दोनों कार्य को आप कर सकते हो। तो भाई हम उसी दर्पण सूत्र से चलते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब इसमें पूरे समीकरण में हम v से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अगर भी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, देखिए भी इंटू 1, भी को गुना करेंगे इसके साथ तो क्या आया, भी बाय भी प्लस, अब भी को गुना करेंगे इसके साथ तो क्या आया, भी बाय यू इक्वल टू, अब भी का गुना करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा आपका, भी बाय एफ। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां क्या बचा आपका, 1 बचा, 1 प्लस भी बाय यू इक्वल टू भी बाय एफ। अब 1 को उस तरफ ले जाओ, भी बाय यू इक्वल टू भी बाय यू इक्वल टू 1 को कहां ले जाना है, उस तरफ ले जाना है, भी बाय एफ। इसके आगे में क्या चीज था, प्लस का चिन्ह था, इधर गया तो माइनस का चिन्ह हो गया, -1। लेकिन दर्पण सूत्र हमारा क्या था, सॉरी आवर्धन, रेखीय आवर्धन जो था हमारा, ये कितना था, माइनस भी बाय यू, यानी इसके आगे में माइनस का चिन्ह डालना है तो कैसे डालेंगे, माइनस भी बाय यू इक्वल टू, इसके आगे में भी माइनस का चिन्ह डाल देते हैं, भी बाय एफ -1। तो जब ये माइनस का चिन्ह आ गया तो माइनस भी बाय यू क्या होता है, चूंकि m बराबर माइनस भी बाय यू, तो इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं, इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम, m इक्वल टू, अब माइनस को गुना कीजिए, अगर माइनस को हम -1 के साथ गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, +1, और माइनस को इस प्लस से गुना करते हैं क्या आ जाएगा, माइनस भी बाय एफ। यानी आप ये डायरेक्ट सूत्र, अगर आपको भी का वैल्यू दिया हुआ है, एफ का वैल्यू दिया हुआ है, यानी प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है और दर्पण की फोकस दूरी दी हुई है, चाहे जो भी दर्पण रहे, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, यदि प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है, फोकस दूरी दी हुई है और आपको आवर्धन निकालने कह रहा है तो आप डायरेक्ट इस सूत्र से निकाल सकते हैं, m इक्वल टू 1 माइनस भी बाय एफ। ये आपका फार्मूला हो गया आवर्धन का। आगे चले, अब 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। आपने क्या किया था, आपने यहां भी से मल्टीप्लाई किया था, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको u से मल्टीप्लाई करते, देखते क्या आता है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो u का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ होगा, u का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ होगा, फिर u का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ होगा। चलिए तीनों को कर लेते हैं। u का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो u बाय भी आएगा, प्लस u का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो u बाय u आएगा, इक्वल टू u का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो u बाय f आएगा। ये कट जाएगा,
एक बार में, तो u बाय भी प्लस 1 इक्वल टू u बाय एफ। एक को दूसरी तरफ ले जाइए, एक को इस तरफ लाते हैं, तो क्या मिलता है हमें? u बाय भी इक्वल टू u बाय एफ माइनस 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। u बाय भी इक्वल टू एलसीएम आया f u माइनस f। अब क्योंकि आपको समझ में आएगा इसलिए इसको किए कि हमारा जो रेखीय आवर्धन है, रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या है? m बराबर v बाय u, और यहां क्या दिख रहा है? u बाय v। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे। क्या हो गया? v बाय u इक्वल टू, तब क्या घटना घटित होगी? सेम चीज यहां पर घटित होगा। ये कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा ऊपर और ये चला आएगा नीचे। चलिए बना के देखें। तो यहां पे क्या आ गया? f बाय u माइनस f। अब क्या बचा? अब क्या बचा? आपको क्या बोला था यहां पे कि आवर्धन का सूत्र क्या होता है? v बाई यू। तो हमने v बाई यू तो कर दिया, लेकिन एक चीज और, क्या आवर्धन के सूत्र में सिर्फ v बाई यू होता है? इसके आगे में माइनस का चिन्ह नहीं होता। जब इसके आगे में माइनस का चिन्ह देंगे तो इसके आगे में भी हमें माइनस का चिन्ह देना होगा, और जब इसके आगे में माइनस का चिन्ह देना होगा तो इसके आगे में भी माइनस का चिन्ह देना होगा। तो क्या लिखेंगे? माइनस v बाई यू अब क्या बन गया? माइनस v बाई यू अब आपका आवर्धन बन के तैयार है। अगर ये आवर्धन बन के तैयार है तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे? m बराबर माइनस f बाय u माइनस f। ये जो f का वैल्यू पुट कीजिएगा, ये ब्रैकेट में पुट कीजिएगा, चूंकि ये जो माइनस, अगर ये f का वैल्यू माइनस में होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस में है तो इसका वैल्यू माइनस में आएगा। इसलिए कोशिश क्या करना है? उसके मान को ब्रैकेट में ही रखना है। ये आपका हो गया आवर्धन क्षमता का सूत्र, सॉरी आवर्धन, रेखीय आवर्धन का सूत्र। कब? जब आपके पास u का वैल्यू यानी वस्तु की दूरी और फोकस दूरी दी हुई है, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी दी हुई होगी, तो अगर आवर्धन निकालना होगा तो हम m का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर m का मान माइनस में है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब वास्तविक है। और कैसा है? और उल्टा है। इसको ध्यान रखिएगा। और यदि m का मान पॉजिटिव में आता है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब काल्पनिक है। और क्या? और सीधा है। इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि m का मान प्लस में भी आ सकता है, m का मान माइनस में भी आ सकता है। बढ़ते आगे। ये तो हो गया आपका गोलीय दर्पण के बारे में। ये क्या पढ़ रहे थे हम लोग? गोलीय दर्पण यानी अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में। अब आते हैं हम लोग समतल दर्पण के बारे में। आज सूत्र को देखिए, कल से फिर न्यूमेरिकल्स की ओर जाएंगे।
आते हैं हम लोग समतल दर्पण की ओर। तो समतल दर्पण में ध्यान देने योग्य बात क्या है उसको गौर कीजिएगा। नंबर 1 क्या है? प्रतिबिंब का विस्थापन, यानी प्रतिबिंब कितना दूर भागेगा। क्या कहता है? यदि दर्पण स्थिर हो, इस बात को गौर करेंगे, दर्पण क्या होना चाहिए? दर्पण स्थिर होना चाहिए, लेकिन वस्तु दर्पण की ओर या दर्पण से दूर जा रहा है, यानी गतिमान कौन है? वस्तु गतिमान है। वस्तु क्या है? वस्तु गतिमान है, लेकिन किस ओर? लंबवत। इसको गौर करना है, लेकिन किस ओर? लंबवत। तो उसमें जो विस्थापन होगा, उसमें विस्थापन समान दूरी पर होगी। अब इसका फिगर बना के आपको दिखाते हैं कि यह एक समतल दर्पण है। लंबवत, ये हुआ लंबवत। यहां पर एक वस्तु रखी हुई है, यहां पर एक वस्तु रखी हुई है। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि दर्पण स्थिर हो। तो दर्पण क्या है? दर्पण स्थिर है, दर्पण में गति नहीं है। तो गति किस में है? गति ऑब्जेक्ट में है, वस्तु में, इसमें गति है। चाहे ये इधर जाए, चाहे ये दूर जाए, है ना? ये वस्तु गतिमान है। और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के अंदर समान दूरी पर बनता है। ये इसका प्रतिबिंब है, इमेज। इमेज। तो इमेज जो बनेगा वो जितना इस ओर बनेगा, यहां से जितना दूर डी, डिस्टेंस, दूरी, जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। D इक्वल टू डी। तो क्या कहता है? अब क्या कहता है कि जब ये विस्थापन होगी, चाहे ये विस्थापन इस ओर हो, चाहे विस्थापन इस ओर हो, तो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का विस्थापन भी समान होगा। जितना दूर ये इधर आएगा, प्रतिबिंब भी उतना दूर उधर जाएगा। प्रतिबिंब जितना नजदीक जाएगा, वस्तु जितना नजदीक जाएगा, प्रतिबिंब भी उतना ही नजदीक आएगा। ये आपका था पहला पॉइंट कि जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब क्या होगा? समान दूरी से विस्थापित होगा, उसका विस्थापन अलग संभव नहीं है। अब दूसरे को देखते हैं। ऑब्जेक्ट, इसका जो इमेज बनेगा इसके पीछे बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, जिसको पार्श्व परिवर्तित कर। सेम चीज इसमें भी, ये डी, ये डी और इसका डी।
डिस्टेंस समान होगा दोनों का, कोई अंतर नहीं होगा। जितना दूरी दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां अब क्या कहता है, वस्तु स्थिर हो। क्या? वस्तु स्थिर हो, यानी ये जो है वस्तु ओ यह स्थिर है। अब गतिमान कौन है? अब गतिमान दर्पण है। ये जो दर्पण है ये गतिमान है। गतिमान कौन है? गतिमान दर्पण है। तब क्या कहता है कि वस्तु की ओर या वस्तु से दूर किसी ओर भी जा सकता है, चाहे वह इधर, ये जो दर्पण है चाहे दर्पण यह इधर भी आ सकता है और दर्पण वस्तु से दूर भी जा सकता है। तो इस स्थिति में क्या होगी, जो उसका प्रतिबिंब होगा वह दुगनी दूरी विस्थापित हो जाएगी। यदि दर्पण 1 सेंटीमीटर विस्थापित होता है तो वस्तु कितना विस्थापित हो जाएगा? वस्तु 2 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाएगा। क्योंकि क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब जो है उसकी दुगनी दूरी तक विस्थापित हो जाएगी। ये समतल दर्पण है। बढ़े आगे, इसमें देखिए, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए, कितना से घुमाया जाए? थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण, ये समतल दर्पण है, ये वस्तु है, ये परावर्तित किरण है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है इसके पीछे बनता है। कैसे बनता है? तो ये भी किरण ही है। आपको बताए थे कि ये जब भी प्रतिबिंब का निर्माण होगा कम से कम 2 परावर्तित किरणों से होगा। तो इसको आप देखिए, ये भी ये ऑब्जेक्ट है, इससे जो किरण चली ये परावर्तित हो गया। इसको जब काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाया तो ये किरण दिखाई दिया। अब इस किरण को काल्पनिक रूप से जब पीछे बढ़ाएंगे, कहां पर मिला? यहां पर मिला। ये इसका क्या बन गया? इमेज बन गया। तो समतल दर्पण में इस प्रकार से इमेज बनता है। तो यही कह रहा है कि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए। किसको घुमाया जाए? समतल दर्पण को। यानी वस्तु स्थिर है, वस्तु स्थिर है और घुमाना किसको है? समतल दर्पण को घुमाना है। तब क्या घटना घटेगी? तो जो परावर्तित किरण होगा, कौन सा परावर्तित किरण? तो परावर्तित किरण ये वाला है, ये वाला आपका परावर्तित किरण है। परा लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। परावर्तित किरण, ये वाला परावर्तित किरण है। तो जो परावर्तित किरण है वो दुगनी कोण से घूमेगा। अगर ये जो है दर्पण आपका, दर्पण 10 डिग्री पर घूमा, दर्पण 10 डिग्री पर घूमा तो परावर्तित किरण कितने डिग्री पर घूमेगा? परावर्तित किरण 20 डिग्री पर घूमेगा, क्योंकि यह कितने कोण से घूमता है? दुगने कोण से घूमता है। वह ये प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए कहता है कि यदि 2 दर्पण एक दूसरे से कुछ कोण पर जैसे यहां 120 डिग्री दिया है ना, तो एक इधर समतल दर्पण बना लेते हैं। 120 डिग्री कहीं इस तरह से आ जाएगा और इसके मध्य में, इसका जो बिल्कुल मध्य होगा, यानी इधर भी 60 डिग्री और इधर भी 60 डिग्री।
120 डिग्री पूरा हो गया। इसके मध्य में किसी वस्तु को रख दी जाती है, एक वस्तु रख देते हैं, एक वस्तु को रख दिए, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, इस दर्पण में देखेंगे, इस दर्पण में इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, यानी आपको प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, n बराबर 2 पाई बाय थीटा, n बराबर 2 पाई बाय थीटा। सूत्र लिखते हैं, n बराबर 2 पाई बाय थीटा। तो सूत्र क्या हो गया, n बराबर 2 पाई का मान 180 डिग्री बटे थीटा, थीटा का मान कितना है 120 डिग्री है, थीटा का मान 120 डिग्री है। 120 डिग्री रख दिए, 60 बार में कट गया। अब इसको काट लेते हैं, 3 बार में कट गया, यानी n का मान कितना आया 3। अब गौर कीजिएगा यहां पर बात ये कह रहा है कि प्रतिबिंब की संख्या हमेशा विषम होता है, सम नहीं होगा। प्रतिबिंब की संख्या सम में कभी नहीं होगा, विषम होगा। यदि आपका n का मान ये विषम संख्या आ गया तो ये आपका उत्तर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन विषम सम होने की स्थिति में क्या होता है, देखिए आपका दूसरा उदाहरण दिया हुआ। तो यदि थीटा का मान 45 डिग्री है तो n का सूत्र क्या आ जाएगा, n का सूत्र सेम है 2 पाई बाय थीटा। n बराबर 2 पाई, थीटा कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री काटिए 4 बार में, 5 चौक 20, बाकी 2, 4 चौक 16, 2 18। ये कितने बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया। n का मान कितना आ गया 8 आ गया, और 8 क्या है, 8 आपका सम संख्या है, ये आपका क्या है सम संख्या है। तो क्या कहता है, यदि n का मान सम संख्या प्राप्त हो, n का मान क्या प्राप्त हो, सम संख्या प्राप्त हो, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, n-1 कर देंगे। उस स्थिति में क्या करेंगे, n-1 कर देंगे। तो n का मान कितना आया 8 आया, तो यानी 8 घटाव 1 बराबर 7। यही आपका प्रतिबिंब का संख्या आया। क्या बोला था कि हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगा, सम प्राप्त नहीं होगा, इसलिए 8 - 1 = 7। ये आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन भाई वीडियो अगर देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगे, समझने में अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं आगे। एक समतल दर्पण से किरण का विचलन, समतल दर्पण की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सिर्फ एक समतल दर्पण होगा तो दर्पण से किरण का विचलन, डेविएशन निकालना अगर होगा तो डी का सूत्र क्या होता है, पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। ये जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण का मान मान लिया जाए 30 डिग्री, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, डी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, डी बराबर पाई का मान 180 डिग्री और 2i यानी 2 गुना 30 कितना हो गया, 60 हो गया। 180 डिग्री घटाव 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। ये आपका डी का वैल्यू हो गया। कब, जब समतल दर्पण 1 हो, जब समतल दर्पण 1 हो तब, ऐसे नहीं। अब यहां देखते हैं समतल दर्पण की संख्या कितनी है, समतल दर्पण की संख्या 2 है।
और एक दूसरे से थीटा कोण पर झुका हुआ है। मान लिया जाए एक समतल दर्पण हमने ये बनाया, एक समतल दर्पण हमने ये बनाया, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है, बना देते हैं समतल दर्पण। और एक वस्तु यहां पर है, इधर से एक किरण आई, यहां पर गिरी, यहां से परावर्तित होगी, यहां जाएगी, यहां पर लंब होगा, ये कोण आई होगा, ये कोण आर होगा, यहां पर गिरी, अब यहां से परावर्तित होकर इधर चली जाएगी, यहां पर लंब बनाएंगे, तो इसका नाम I1 होगा, इसका नाम R1 होगा। चलिए इसको आगे विस्तार से समझाएंगे, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए कि अगर ये झुका हुआ है तो इसमें अगर विचलन ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसका विचलन D = 2 पाई, और गुना क्या हुआ, ये दोनों को गुना क्या हुआ, कितना 360, तो सीधा लिख लेते हैं 360 डिग्री घटा थीटा, 2 पाई नहीं सॉरी 2 थीटा होगा, 2 थीटा यानी 90 डिग्री गुना 2, तो डी बराबर क्या निकला 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी जो किरण का विचलन होगा कितने डिग्री से हो जाएगा? 180 डिग्री से होगा किरण का विचलन। चलिए आगे आते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। आपको इसके पहले भी एक फिगर में आपको बताए थे कि जो समतल दर्पण फिगर आपको वहां पे दिखाया गया था, आदमी का लड़के का चेहरा दिखाया गया था, उसमें देखा गया था कि जब भी समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा हमेशा सीधा बनेगा। सीधा बनने के बाद उसको क्या कहते हैं? आभासी कहते हैं। आभासी क्यों कहते हैं? क्योंकि वह क्या होता है? पार्श्व परिवर्तित होता है, दाहिना भाग बायां, बायां भाग दाहिना। और क्या, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी दूरी पर भी प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु की जो ऊंचाई होगी सेम ऊंचाई प्रतिबिंब का होगा, दोनों की ऊंचाई समान होगी, H1 बराबर H2 होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी मानी जाती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत मानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी समतल दर्पण होते हैं, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह अनंत होती है। अनंत त्रिज्या होने के कारण ही वह उसकी आकृति कैसी होती है? बिल्कुल सीधी होती है, समतल होती है, इसीलिए उसकी फोकस दूरी कितनी मानी गई है? अनंत मानी गई है। बस इतनी सी बात थी, इतना सा सूत्र था। इतने से सूत्र से हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। इससे और जो डीप वाली बात होगी जो आपके बुक में नहीं दिख रही है, वो डीप वाली बात हम अलग वीडियो में बना के भेजेंगे। लेकिन तत्कालीन जो आपका सिलेबस है, हम उस सिलेबस के आधार पे चल रहे हैं। उस सिलेबस में इतना सा बात है, इतने से बात को हम लोग न्यूमेरिकल्स में कल से सॉल्यूशन डालेंगे। तो भाई इसके बाद भी आपको हम फिर से याद दिला दें कि वीडियो को अगर देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएं। धन्यवाद।